आपको कैसा लगेगा अगर आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर के नंबर से आपके ही फोन पर कुछ ऐसा वॉइस मैसेज आए? मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया है, तनुज को मुकुल ने मार दिया है, मुकुल ने मार दिया है। बिल्कुल यही मैसेज 15 मार्च 2024 को काव्या ने अपनी चचेरी बहन आरती को भेजा। और जैसे ही आरती ने यह मैसेज सुना, वो डर के मारे अपने पापा के पास भागी और अपने पापा को यह मैसेज सुनाया कि आरती का घर काव्या के घर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर था। इसलिए आरती के पापा ने तुरंत जबलपुर में अपने रिश्तेदारों को कॉल किया और इसके बारे में पता करने को बोला। और जैसे ही उनके रिश्तेदारों ने ये खबर को कंफर्म किया, उन्होंने तुरंत जबलपुर पुलिस में कॉल किया। और जैसे ही पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस करीब दोपहर 3 बजे जबलपुर के रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में पहुंचती है। पुलिस के वहां पहुंचते ही उन्हें मेन डोर लॉक मिलता है और इधर उधर छानबीन करने के बाद उन्हें पीछे बालकनी वाला गेट गैस कटर से कटा हुआ मिलता है। और जैसे ही पुलिस घर के अंदर घुसती है, उन्हें सामने पन्नी में लिपटी हुई 52 साल के राजकुमार विश्वकर्मा की लाश मिलती है। किचन में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, लेकिन काव्या के उस वॉइस मैसेज में उसने अपने भाई और पापा दोनों का नाम लिया था। पापा, तनुज को मुकुल ने मार दिया, मुकुल ने मार दिया। लेकिन पुलिस को ना तो उसका भाई दिख रहा था और ना ही काव्या। घर में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, क्योंकि 1 साल पहले राजकुमार की वाइफ की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी। पर घर में छानबीन करते हुए एक पुलिस कर्मचारी की नजर फ्रिज पर पड़ी और फ्रिज के डोर हैंडल पर खून लगा देखकर जब उन्होंने फ्रिज को ओपन किया तो उनके होश उड़ गए। फ्रिज में पड़ी थी एक और डेड बॉडी, और ये डेड बॉडी थी काव्या के 8 साल के भाई तनिष्क की। तनिष्क की डेड बॉडी पन्नी और चादर में लिपटी हुई मिली। और ये कोई पहला केस नहीं था जहाँ पे डेड बॉडी को फ्रिज में रखा गया था। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे मर्डर के बाद बॉडी को फ्रिज में रख दिया गया था। और अब पुलिस को काव्या को ढूंढना था, और पूरा घर अच्छी तरह चेक करने के बाद भी काव्या का कुछ अता पता नहीं लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस के सामने 3 सवाल खड़े हो जाते हैं। पहला, आखिर ये मुकुल है कौन जिसका जिक्र काव्या ने वॉइस मैसेज में किया था? दूसरा, क्या मुकुल ने काव्या को भी मार दिया, और अगर मार दिया तो उसकी बॉडी कहाँ है? और तीसरा, क्या मुकुल ने ही काव्या के भाई और पापा को मारा था? जब पुलिस ने मुकुल के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उन्हें मालूम पड़ा कि मुकुल के ऊपर पहले से ही काव्या की किडनैपिंग और रेप का आरोप था। और अब पुलिस और भी ज्यादा सतर्क हो जाती है, क्योंकि पुलिस को डर था कि कहीं मुकुल काव्या के साथ भी कुछ गलत ना कर दे। और पुलिस ने जब इस मामले में और ज्यादा जांच पड़ताल करी तो उन्हें मालूम पड़ा कि काव्या और मुकुल पिछले 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे। और इसी रिश्ते से नाखुश काव्या के पिता राजकुमार ने पुलिस में मुकुल के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया था। अगर आपको नहीं पता कि पॉक्सो एक्ट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो एक्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में बनाया था, ताकि कोई भी बच्चा या इंसान जिसकी भी उम्र 18 साल से कम है उन्हें सेक्सुअल ऑफेंस और सेक्सुअल अब्यूज से प्रोटेक्ट किया जा सके। इस सारे मामले के बारे में राजकुमार के भाई बाबू को सब कुछ पहले से ही पता था, और बाबू ने अपने बयान में भी कहा कि इन सब के पीछे मुकुल का ही हाथ है। 2 हत्याएं हैं, वो नकुल का ही हाथ है उसमें पूरा। फरार भी है, उसका बाप भी फरार है, परिवार भी फरार। और पुलिस ने जैसे ही कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो उन्होंने देखा दोपहर करीब 12:30 बजे एक व्हाइट रंग की टी शर्ट पहने लड़का लाल रंग की स्कूटी लेकर कॉलोनी से बाहर निकलता है। और जैसे ही पुलिस और सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। लाल रंग की स्कूटी के निकलने के कुछ सेकंड्स बाद ही काव्या भी कॉलोनी से बाहर निकलती है और उस स्कूटी पे बैठ के निकल जाती है। और अब पुलिस के सामने कई और सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर मुकुल के ऊपर पहले से ही काव्या की किडनैपिंग रेप का केस था तो काव्या मुकुल के साथ क्यों भागी? लेकिन जब पुलिस ने इस केस को और इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि काव्या के पिता राजकुमार की कंप्लेंट के बाद काव्या ने खुद कोर्ट में आकर बयान दिया कि उसे मुकुल ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद मुकुल के साथ भागी थी। अब पुलिस को एक क्लियर पिक्चर मिल गई थी, और अब पुलिस ने काव्या और मुकुल दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया था। दोनों के खिलाफ पूरे जबलपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया और उनके फोन्स भी सर्विलेंस पे लगा दिए। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ये दोनों पुलिस को जबलपुर रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 की सीसीटीवी फुटेज में दिखे, और इन्होंने एग्जिट गेट नंबर 3 से किया। और पुलिस अब तक इनके फोन्स को भी ट्रैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इन दोनों के फोन से स्विच ऑफ थे। पुलिस समझ चुकी थी कि दोनों बहुत ही ज्यादा स्मार्टली चल रहे हैं, जैसे कि सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा हो।
कुछ टाइम बाद पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें ये दोनों बस में चढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब तक पुलिस वहां पे पहुंची ये दोनों वहां से भाग चुके थे। पुलिस को इन दोनों को ट्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि दोनों में से कोई भी अपना फोन ऑन ही नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन दोनों को एक एटीएम के बाहर देखा गया। जो एटीएम ये यूज कर रहे थे वो काव्या के पिता राजकुमार का था। पुलिस ने तुरंत उस एटीएम कार्ड को सर्विलेंस पे लगा दिया और जैसे ही ये दोनों कोई भी ट्रांजैक्शन करते पुलिस के पास तुरंत उस लोकेशन का नोटिफिकेशन पहुंच जाता। पर जब तक पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचती थी ये दोनों वहां से भी बाहर निकलते थे। ये दोनों किसी भी शहर में 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे। ये कभी गोवा में ट्रांजैक्शन करते, कभी पुणे में, तो कभी मुंबई में, और ऐसे करते करते इन्होंने कम से कम 7 से 8 शहर में ट्रांजैक्शन करी, लेकिन ये हर बार भागने में कामयाब हो जाते। और फिर एक दिन मुकुल ने अपना फोन नेपाल के बॉर्डर के पास स्विच ऑन किया और जैसे ही उसका फोन ट्रैक हुआ जबलपुर पुलिस ने नेपाल पुलिस को तुरंत इसकी जानकारी दी। लेकिन मुकुल ने अपना फोन सिर्फ इसलिए ऑन किया था ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके कि वो कंट्री छोड़कर भाग चुके हैं। और मुकुल की इस हरकत के बाद पुलिस ने नेपाल समेत पूरे भारत में तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा पोस्टर्स मुकुल के खिलाफ लगवाए और अब तक एटीएम कार्ड से 1 लाख से भी ज्यादा अमाउंट विड्रॉ किया जा चुका था। और जैसे जैसे एटीएम कार्ड में पैसे खत्म होना शुरू हुए इन दोनों ने मंदिरों में और गुरुद्वारों में पनाह लेनी शुरू कर दी। इन दोनों को भागते भागते 70 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। पर फाइनली एक शाम को लोगों ने इन दोनों को हरिद्वार के एक आश्रम के पास देखा और लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, लेकिन मुकुल वहां से भागने में कामयाब हो गया। हरिद्वार पुलिस ने तुरंत जबलपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड काव्या को जबलपुर लाने के बाद जब उससे पूछताछ करी गई तो उसने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। काव्या ने बताया कि ये सारी प्लानिंग वो दोनों पिछले 6 महीने से कर रहे थे और राजकुमार विश्वकर्मा की कंप्लेंट के बाद जब मुकुल को जेल जाना पड़ा था वो अपने पापा से इतनी ज्यादा नफरत करने लगी थी कि गुस्से में आकर उसने अपने पापा के सर पर 8 से 10 बार एक भारी भरकम हथियार से जोर जोर वार किया जब तक राजकुमार विश्वकर्मा का सर नहीं फट गया। और पूछने पर काव्या ने बताया कि उसके भाई का सर एक बार मारने पे ही क्रश हो गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तनिष की मौत सर फटने से नहीं बल्कि फ्रिज में दम घुट के मरने से हुई थी। और पुलिस के होश तो तब उड़ गए जब आगे पूछने पर काव्या ने बताया कि इन दोनों का प्लान बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर डिस्पोज करने का था। उन्होंने इस घटना को सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच अंजाम दिया और 3 से 4 घंटे वो बॉडी को डिस्पोज करने में ही लगे रहे। लेकिन दोनों को समझ आ चुका था कि बॉडी को डिस्पोज करना इजी नहीं होगा, इसलिए उन दोनों ने राजकुमार की बॉडी को वहीं छोड़ दिया। तनिष की बॉडी को फ्रिज में रखकर दोनों ने नाश्ता किया और करीब 12:30 बजे दोपहर को वो दोनों स्कूटी से निकल गए। पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब काव्या के पकड़े जाने के 2 दिन बाद मुकुल ने खुद जबलपुर में आकर अपने आप को सरेंडर कर दिया। और उसने जो पुलिस को बताया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। राजकुमार की कंप्लेंट के बाद जब मुकुल को जेल में डाला गया तब मुकुल के सर पर खून सवार था और उसका प्लान सिर्फ 2 लोगों को मारने का नहीं था। जेल से छूटने के बाद मुकुल ने अपनी चेस्ट पर 5 सर वाला स्केलेटन टैटू बनवाया। वो 5 सर उसे 5 लोगों को मारने की याद दिलाते थे। तो आखिर कौन थे वो और 3 लोग जिनको वो मारना चाहता था? पहला नाम था काव्या का, क्योंकि मुकुल को लगा उसे जेल भिजवाने के पीछे काव्या और उसके फादर का ही हाथ है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब मुकुल को पता चला कि काव्या ने ही उसे जेल से छुड़वाया था और काव्या ने उसे बताया कि ये सारा कुछ उसके पिता ने ही करवाया था। दूसरा नाम उसके लिस्ट पर राजकुमार विश्वकर्मा का था, जिसको वो ऑलरेडी मार चुका था। तीसरा नाम था आरती की मम्मी का, जो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और काव्या और मुकुल को हमेशा चैटिंग और उससे बात करने के लिए मना भी करती थी। चौथा नाम था काव्या के किसी पड़ोसी का, जो मुकुल को उसकी हरकतों की वजह से टोकता था। और जब मुकुल ने 5वां नाम बताया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। 5वां नाम था उस लेडी सब इंस्पेक्टर का जिसने मुकुल को जेल में डाला था। और शायद अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मुकुल के लिस्ट में काव्या के भाई तनिष का नाम तो था ही नहीं, तो उसे क्यों मारा? और मुकुल ने बताया कि राजकुमार को मारते टाइम शोर मचने की वजह से तनिष की नींद खुल गई थी और जैसे ही वो बाहर आया उसने सब कुछ देख लिया था। तब काव्या ने उसी भारी भरकम हथियार से उसके सर पर मारा और वो वहीं गिर गया। आप सब लोग हर दिन कोई ना कोई केस के बारे में सुनते ही हो,
जहां पर इंसानियत की हदें पार कर कर लोग एक दूसरे को मारने से पहले सोचते तक नहीं है। और इस केस में भी 16 साल की काव्या ने ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि सोसाइटी को भी शर्मसार कर दिया। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है कि जिन रिश्तों पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही रिश्ते हमारी मौत का कारण भी बन सकते हैं।